नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम बात करेंगे धातुओं की प्राप्ति और धात्विकी। देखिए, धातुओं की प्राप्ति और धात्विक के अर्थ क्या है। हम प्रकृति में जितने भी तत्व देखते हैं या धातु देखते हैं, उनको प्रकृति से प्राप्त किया जाता है। तो प्रकृति से प्राप्त करने का एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है, उसे कहा जाता है धात्विकी। ठीक है, धातु को प्राप्त करने का तरीके को कहते हैं धात्विकी। तो सबसे पहले जानते हैं हम खनिज किसे कहेंगे। तो देखिए कि पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। पृथ्वी के अंदर जितने भी तत्व हैं, जितने भी यौगिक हैं, उन सबको क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। यानी एक तरीके से बात करें तो जितने भी धातु या अधातु ये सारे हैं, ये किसकी कैटेगरी में आएंगे? खनिज की कैटेगरी में आएंगे। आइए बात करते हैं कि धात्विकी जो है इसका प्रोसीजर क्या है। धात्विकी या धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझने से पहले हम समझते हैं अयस्क। तो अयस्क क्या कहेंगे? वह खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है। अयस्क किसे कहेंगे? कोई भी पदार्थ है, जैसे मान के चलिए कि ये कोई पत्थर जैसे छोटा सा टुकड़ा है, ये पृथ्वी के अंदर से निकाला गया है। अब इसके अंदर कोई भी धातु की अधिकतम मात्रा है, यानी जैसे बात करूँ लोहे की, तो लोहे की मात्रा अधिकतम है, बाकी इसके अंदर कंकड़ पत्थर रेत वगैरह काफ़ी सारी अशुद्धियाँ हैं। ठीक है, और यदि इस लोहे को निकाला जाता है तो ये लाभकारी है। तो ये जो पदार्थ होगा, इस पदार्थ को कहेंगे अयस्क, और इस पदार्थ का कोई ना कोई नाम होगा। यानी धातु किसी न किसी अयस्क से प्राप्त किया जाता है, उस अयस्क का कुछ न कुछ नाम होता है अलग अलग धातुओं के हिसाब से। तो अयस्क किसे कहेंगे? जिसमें धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती हो, जिसे निकालना लाभकारी होता हो, उसे कहते हैं अयस्क। अब कुछ धातुओं की सक्रियता श्रेणी में हम देखते हैं कि सक्रियता श्रेणी और उससे संबंधित धातु क्रम। यदि हम बात करें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की, तो ये 5 प्रकार के ऐसे तत्व हैं या धातु हैं। ठीक है, ये ऐसे धातु हैं जिनको प्राप्त करने का जो तरीका है वो तरीका होता है विद्युत अपघटन, क्योंकि ये धातुएं स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती है। हम धरती के अंदर खुदाई करें तो डायरेक्ट हमें पोटेशियम नहीं मिलेगा, डायरेक्ट सोडियम नहीं मिलेगा, कैल्शियम नहीं मिलेगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई अयस्क के रूप में उपस्थित होंगे। ठीक है, और उस अयस्क से हम इनको विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे अधिक क्रियाशील 5 तत्वों को अधिगम द्वारा, या फिर ऐसे कहें कि उनको प्राप्त करने का जो तरीका है वो है विद्युत अपघटन। दूसरी तरफ बात करें मध्य क्रियाशील तत्व, जिसमें आते हैं जिंक, फेरम, प्लम्बस, कॉपर और मर्क्यूरस। तो ये मध्य क्रियाशील तत्व है। इनको प्राप्त करने के लिए सल्फाइड और ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्क के रूप में कार्बन के अपचयन द्वारा प्राप्त करते हैं। देखिए, ये पाए जाएंगे सल्फाइड के रूप में। जिंक होगा तो वो धरती के अंदर जिंक सल्फाइड में होगा, या फिर जिंक ऑक्साइड में होगा। कॉपर है तो हो सकता है वो कॉपर ऑक्साइड के रूप में हो। ठीक है, तो इनको प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि है? कार्बन के अपचयन द्वारा। और लास्ट वाले जो तत्व बचते हैं सबसे कम क्रियाशील, वो होते हैं ऑरम, अर्जेंटम और ओरम, यानी चांदी और सोना। ठीक है, चांदी और सोना। चांदी और सोना को प्राप्त करने का एक ही तरीका है, और वो क्या तरीका है? इसको परिष्कृत करना। ठीक है, या विद्युत अपघटन भी कह सकते हैं। तो आइए इन सब के बारे में बात करते हैं कि इनको कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखिए, अयस्क से धातु प्राप्त करना, मैंने अभी आपको समझाया था कि कोई भी मिट्टी का पत्थर जैसी संरचना होती है, यदि इसके अंदर लोहा है तो फिर ये लोहे का अयस्क है, यदि इसके अंदर कॉपर है तो ये कॉपर का अयस्क है, यदि इसके अंदर ओरम है, सोना है, तो ये सोने का अयस्क है। तो सबसे पहले हमें धरती से अयस्क प्राप्त करना पड़ेगा। उस अयस्क का हम फिर क्या करेंगे? समृद्धिकरण करेंगे, फिर धातुओं का निष्कर्षण करेंगे और फिर धातुओं का परिष्करण करेंगे। 3 चरण होते हैं। सबसे पहले उसको साफ करेंगे, समृद्धिकरण करेंगे, फिर उसका निष्कासन करेंगे, उसको अलग करेंगे, और उसके बाद में उसका शुद्धिकरण करेंगे। तो आइए एक फ्लो चार्ट द्वारा इसको समझते हैं। सबसे पहले अयस्क, और अयस्क का किया जाता है सबसे पहले सांद्रण, यानी अयस्क को NaOH प्रबल सार या फिर प्रबल अम्ल द्वारा इसको क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। जो पत्थर जैसी संरचना धरती के अंदर मिलेगी उसको NaOH से अभिक्रिया करवाएंगे तो उसमें से मिट्टी, रेत, पत्थर ये सब अलग हो जाएंगे। फिर इन सबको अलग अलग तरीके से प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले बात करें उच्च क्रियाशील धातुएं। उच्च क्रियाशील धातु हमने पढ़ा था पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये थे उच्च क्रियाशील धातु। तो ये उच्च क्रियाशील धातु हैं, इनको क्या करते हैं? गलित धातु का विद्युत अपघटन करते हैं। गलित अवस्था में इनका विद्युत अपघटन करते हैं और प्राप्त हो जाते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। जो मध्यम क्रियाशील धातु है, जो कि हमने ऊपर जस्ट देखा है,
मध्यम क्रियाशील धातु में एक बार फिर बता देता हूँ आपको, ये रहे मध्यम, जिंक, फेरम, प्लम्बस, कॉपर, मर्क्यूरस। जो मध्यम क्रियाशील धातु है उनको कैसे अलग करेंगे? देखिए मध्यम क्रियाशील धातु जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक वो सल्फाइड का अयस्क हो सकते हैं, दूसरा वो कार्बोनेट का अयस्क हो सकता है। सल्फाइड के अयस्क में जैसे धरती के अंदर जिंक जो है वो जिंक सल्फाइड के रूप में मिलेगा, ठीक है। Hg है, मरकरी है, तो वो मर्क्यूरस सल्फेट के रूप में मिलेगा ऐसे, ठीक है। और कार्बोनेट जो है वो कार्बोनेट के रूप में भी मिल सकता है, और हमें इनसे क्या करना है, जिंक कार्बोनेट है तो जिंक चाहिए हमें, यहाँ जिंक सल्फेट है तो हमें जिंक चाहिए, तो आगे प्रोसीजर और चलेगा इसका। और जो निम्न क्रियाशील धातु है जैसे चांदी और सोना, वो किस में पाए जाते हैं? वो सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। तो इनका आगे का फ्लो चार्ट क्या है, देखिए आगे का फ्लो चार्ट, जो सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं उनकी की जाती है वायु से अभिक्रिया, और अधिकतम वायु से अभिक्रिया कराने की प्रक्रिया को कहते हैं भर्जन। वायु की अधिकता में, ठीक है, वायु की अधिकता में इनको किया जाता है गर्म। किसको? जो मध्यम अयस्क होते हैं जैसे जिंक सल्फेट है, सल्फेट वाले आयन, ठीक है, सल्फाइड वाले आयन, इनको किया जाता है वायु की अधिकता में गर्म, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है भर्जन। तो भर्जन प्रक्रिया से जब ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो ये धातु ऑक्साइड बन जाते हैं। देखिए किसी भी पदार्थ को गर्म करने का अर्थ है उसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया होने पर हमेशा धातु ऑक्साइड बनता है। यानी भर्जन अभिक्रिया को हम एक तरीके से ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरी तरफ जो कार्बोनेट थे जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसे हमें कैल्शियम प्राप्त करना है, या जिंक कार्बोनेट हो सकता है, कॉपर कार्बोनेट हो सकता है। इनको प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, सीमित वायु यानी वायु कम देते हैं, कम वायु के साथ उसको गर्म करते हैं। इस विधि को कहा जाता है निस्तापन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन समझिए, यदि इन धातुओं को, जो धातु है इनको अधिक वायु के साथ गर्म करते हैं तब तो उसको कहते हैं भर्जन, और यदि उनको सीमित वायु के साथ गर्म करते हैं तब उसे कहते हैं निस्तापन। लेकिन दोनों की अभिक्रिया वायु से हो रही तो इससे भी धातु ऑक्साइड बनेगा, और धातु ऑक्साइड जब बन जाएगा तो धातु ऑक्साइड का हम क्या करा देंगे, अपचयन। धातु ऑक्साइड का अर्थ हुआ जैसे जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, है ना, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। इनका अपचयन कराने का मतलब इनमें से ऑक्सीजन हटा देंगे, और आपको पता है जब ऑक्सीजन हटा देंगे तो फिर धातु हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ जिंक है तो जिंक प्राप्त हो जाएगा, कॉपर है तो कॉपर प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी तरफ जो अक्रियाशील धातु थे, उनमें सबसे पहले हमने देखा कि वो सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं, जैसे ना Ag सल्फेट, अर्जेंटम, उनका किया जाता है भर्जन। भर्जन से क्या प्राप्त हो जाएंगे, धातु प्राप्त हो जाएंगे, और धातु का किया कर लिया जाता है परिष्करण, यानी उनका शुद्धिकरण कर लिया जाता है। आइए इस पूरे प्रोसीजर को कुछ अन्य अभिक्रियाओं द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहले इन जो निष्कर्षण करेंगे हम, अयस्क से धातु का निष्कर्षण करेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें आएगी, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले गैंग। तो गैंग क्या, देखिए पृथ्वी से जो खनिज अयस्क निकालोगे आप, उस अयस्क में क्या हो सकता है, रेत हो सकता है, मिट्टी हो सकती है, तो अनेक सारी अशुद्धियाँ पाई जाती है, और इन अशुद्धियों को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। दूसरी चीज़ आती है भर्जन। तो मैंने आपको बताया था अभी कि सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर जब गर्म करेंगे तो इनके ऑक्साइड बदल जाते हैं, और इस प्रक्रिया को कहते हैं भर्जन। भर्जन किसे कहेंगे, कोई भी सल्फाइड पदार्थ है, यौगिक है, उसको ऑक्सीजन के अधिकता में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो इस अभिक्रिया को भर्जन कहते हैं। तो देखिए इसकी एक रिएक्शन, ये रही जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फाइड को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में तापन यानी गर्म किया, और जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो गया, और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो गया। अब जिंक ऑक्साइड जो हमें प्राप्त हुआ है, उस जिंक ऑक्साइड से हम क्या प्राप्त कर लेंगे, जिंक, किससे, अपचयन द्वारा, ठीक है। तो अभी तो हमने ऑक्सीजन से जिंक की अभिक्रिया कराई, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, भर्जन, ठीक है। इसी प्रकार मर्क्यूरस सल्फाइड, जिसको सिनाबार भी कहा जाता है, इसको यदि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो मर्क्यूरस ऑक्साइड बन जाएगा, और मर्क्यूरस ऑक्साइड का हम क्या करा देंगे, अपचयन, तो हमें मर्क्यूरस प्राप्त हो जाएगा। दूसरी चीज़ थी निस्तापन। निस्तापन किस में किया जाता है, धातु कार्बोनेटों में, ठीक है। तो कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो ये ऑक्साइड में बदल जाते हैं, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। तो यह रहा जिंक कार्बोनेट, इसको हमने गर्म किया, गर्म करने से जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो गया। भर्जन में भी जिंक ऑक्साइड बना था, निस्तापन में भी जिंक ऑक्साइड बन रहा है। अब जिंक ऑक्साइड बनने के बाद हमारा एक ही काम होता है, इसका अपचयन करवा दो, ठीक है। तो आगे बात करते हैं अपचयन। तो धातु ऑक्साइडों से कार्बन जैसे अपचय का उपयोग करके धातु प्राप्त की जा सकती है। जो धातु ऑक्साइड बने हैं उनके आप कार्बन से अभिक्रिया करा दो तो फिर क्या बन जाएगा, हमें धातु प्राप्त हो जाएगा, और ये जो CO है वो अलग हो जाएगा। इसी प्रकार ये मर्क्यूरस ऑक्साइड भी हो सकता है, इसकी कार्बन से अभिक्रिया कराओगे तो मर्करी अलग हो जाएगा और CO अलग हो जाएगा, ठीक है। हमेशा धातु ऑक्साइड की अपचयन जो कराना है वो हमेशा कार्बन से कराते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब अगला पॉइंट आता है धातुओं का परिष्करण।
परिष्करण का अर्थ होता है यदि इन धातुओं में और भी अशुद्धियाँ हो तो उन अशुद्धियों को अलग कैसे करें और एग्जैक्ट इसको 100% शुद्ध धातु कैसे प्राप्त करें। तो धातुओं से अपद्रव्य का मतलब अशुद्धियाँ को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि है विद्युत परिष्करण, विद्युत अपघटन। ठीक है, विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से अशुद्धियों को कैसे हटाएंगे, आइए जानते हैं। ये रहा विद्युत अपघटन का एक चित्र। इस चित्र में हम क्या देख रहे हैं, इधर कैथोड है, इधर एनोड है। एनोड का मतलब प्लस, कैथोड का मतलब माइनस, और यहाँ बैटरी लगा रखी है। ठीक है, और ये अम्लीय विलयन है CuSO4 कॉपर सल्फेट का अम्लीय विलयन है। ये टैंक है, ये अपद्रव्य है यानी अशुद्धि। ये अशुद्धि कैसे अलग हुई आपको समझाते हैं। इसमें क्या होता है कि कॉपर सल्फेट का विलयन इसके अंदर हम भर लेते हैं और जैसे ही इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कैथोड पर शुद्ध कॉपर हमें प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर कॉपर के दो निशान बनाए, देखिए यहाँ से कॉपर हटकर इस साइड आ जाता है और जो विलयन में घुलकर कॉपर आया वो भी इस साइड आ जाता है। लेकिन इस पर जो अशुद्धियाँ थी वो अशुद्धियाँ जो है वो देखिए नीचे पेंदे में जम जाती है। ठीक है, तो इसका क्या प्रोसीजर है, देखो इसमें ऐसा होता है कि एनोड पर अशुद्ध तांबा है और कैथोड पर शुद्ध तांबा है। ठीक है, ये रहा एनोड, ये रहा एनोड। तो एनोड पर हमने क्या लिया है, एनोड पर अशुद्ध तांबा, यहाँ पर हमने अशुद्ध तांबा लिया है। ये जो प्लेट है आपको दिख रही है अंदर, ये प्लेट अशुद्ध तांबे की है। ठीक है, कैथोड पर शुद्ध तांबा, यहाँ हमने शुद्ध तांबा लिया है। तो क्या होगा, ये जो अशुद्ध तांबा लिया ना, यहाँ से शुद्ध तांबा कहाँ चला जाएगा, यहाँ कैथोड पर चला जाएगा और जितनी भी गंदगी है वो नीचे जम जाएगी। ठीक है, अपशिष्ट यहाँ जम जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि विलयन का जो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं और फिर इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं जिससे हमें शुद्ध कॉपर इस प्लेट पर जम जाता है और प्राप्त हो जाता है। इस विधि को कहते हैं विद्युत अपघटन। आइए जानते हैं विद्युत अपघटन के बारे में कुछ और प्रमुख बातें। तो विद्युत अपघटे से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघटे में घुल जाती है। यहाँ क्या होता है, एनोड से अशुद्ध धातु है विद्युत अपघटे में घुल जाएगी, यानी जितनी भी अशुद्धियाँ होगी एनोड पर प्लस पर वो सारी कहाँ चली जाएगी, कॉपर सल्फेट के विलयन में चली जाएगी। और फिर क्या होगा, उतनी ही मात्रा शुद्ध कॉपर विद्युत अपघटे से कैथोड पर निक्षेपित हो जाएगा। उस विलयन में से उतना ही कॉपर दूसरे यानी कैथोड पर जम जाएगा, यानी अशुद्धियाँ निकल रही है और विलयन में से शुद्ध जो है वो कैथोड पर जा रहा है। तो कहने का मतलब हमें शुद्ध कॉपर प्राप्त हो जाएगा। अविलय अशुद्धियाँ जो है वो एनोड की तली पर निक्षेपित हो जाती है जिसे एनोड पंख कहते हैं। इसमें रेत, कंकड़, पत्थर वो भी अलग हो जाएंगे और कोई अन्य अशुद्धियाँ घुली हुई जैसे उसके अंदर लोहा भी है, उसके अंदर और भी अन्य प्रकार की अशुद्धि है तो वो भी अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये होती है इसका प्रोसीजर। आइए अब बात करते हैं संक्षारण के बारे में। धातुएं जब अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, वायु आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती है। संक्षारण का अर्थ है जंग लगना या खराब होना। ये टॉपिक हम ऑलरेडी पिछले पार्ट में इसका थोड़ा बेसिक परिचय पढ़ लिया था। फिर इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सिल्वर वायु की उपस्थिति में सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है। आपने देखा होगा कि अधिकतर चांदी के जितने भी गहने बनाए जाते हैं वो काले पड़ जाते हैं। उसके काले पड़ने का कारण क्या है, अर्जेंटम सल्फाइड यानी सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड के कारण बनता है क्योंकि वायु है और वायु के अंदर क्या है, सल्फर है। क्योंकि चांदी जो होती है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है, वो किससे अभिक्रिया करती है, सल्फाइड से अभिक्रिया करती है और यहाँ पर सिल्वर सल्फाइड बन जाता है जिसके कारण ये काली पड़ जाती है। कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट का लवण बना देता है। ये देखिए कॉपर कार्बोनेट का लवण कब बनेगा, जब ये किससे अभिक्रिया करेगा, CO2 से। तो Cu + CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो CuCO3 कॉपर कार्बोनेट बना लेगा जिसके कारण ये कैसा हो जाएगा, इसका रंग हरा हो जाता है। फिर बात करते हैं लोहा। तो लोहे का संक्षारण हम सभी जानते हैं। आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग का पदार्थ की परत चढ़ जाती है जिसे जंग कहते हैं। अब इनसे सुरक्षा कैसे की जाए, लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। कैसे बचा सकते हैं, उस पर पेंट कर सकते हैं, उस पर तेल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, यसद लेपन करके या क्रोमियम लेपन द्वारा या एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर। यहाँ यसद लेपन का अर्थ है ऐसी परत चढ़ा देते हैं उसके ऊपर जिससे उस पर जंग नहीं लगे, जैसे जिंक की है ना, जिंक की परत चढ़ा देंगे। क्रोमियम लेपन का मतलब होता है उसके ऊपर स्टील, जैसे अपन साइकिल मोटरसाइकिल की रिंगें देखते हैं, उनका हैंडल चमकता है वो ना, क्यों, क्योंकि उनके ऊपर क्रोमियम की परत चढ़ी हुई होती है तो उससे क्या होता है, जंग नहीं लगता। अब ये यसद लेपन क्या होता है, देखिए लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ता यानी जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इसे यसद लेपन कहते हैं। तो ये यसद लेपन मैंने अभी कहा था आपको, इसके ऊपर क्या करेंगे, जिंक की परत चढ़ा देंगे। आइए बात करते हैं कुछ मिश्र धातुओं के बारे में। मिश्र धातु का क्या अर्थ है, मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु
या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण होते हैं, यानी इसके अंदर या तो दो या दो से अधिक धातु होगी या उसके अंदर अधातु भी हो सकता है। लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। यदि कार्बन के मिश्रण के साथ में लोहा मिला दिया जाता है तो लोहा प्रबल और कठोर हो जाता है। जैसे बात करें इस्पात की, जो स्टील होता है उसको कैसे बनाया जाता है। स्टील बनाने के लोहा, निकल और क्रोमियम ये मिश्रण होता है। देखिए लोहा जो है, ठीक है, इस्पात स्टील में लोहा और निकेल और क्रोमियम ये 3 प्रकार के तत्व धातुओं से मिलकर बना होता है। पीतल जो होता है वो कॉपर और जिंक, कॉपर प्लस जिंक से बनता है। कांसा जो होता है वो कॉपर और टिन, कॉपर और टिन होता है एसबी को एंटीमनी भी कहते हैं। सोल्डर जो होता है वो बताया लेड और टिन, लेड होता है पीबी और टिन होता है एसबी। और अमलगम जिसको मरकरी या पारद कहते हैं वो अन्य तत्वों से मिलाकर बनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हो गया आपका मिश्र धातु का टॉपिक कंप्लीट। अब यहाँ पर इस पार्ट की कुछ प्रश्नावली प्रश्नोत्तर आते हैं, उससे पहले हम पुस्तक के दिए गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हमारे ये अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अपना ये चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।